हेलो डियर स्टूडेंट। तो 8 फरवरी का जो आपका झारखंड बोर्ड का क्लास 12 का जो एग्ज़ाम हुआ था इंग्लिश कोर का, देखिए साइंस और कॉमर्स वालों के लिए वो आप लोग अपना जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ना 1 to 30 क्वेश्चंस, तो आप लोग उसके आंसर की मिला सकते हैं। आप पे उसको जांच कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्टली आपका झारखंड बोर्ड से तो आंसर की नहीं आया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार के आंसर हैं, आप डायरेक्टली अपना जाँच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस देखिए 1, आप देख सकते होंगे फर्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रही है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बोल दिया कि नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर इन, बोल रहा है कि वैसा नोटिस जो गवर्नमेंट द्वारा जो इशू की जाती है, जो जारी की जाती है, वो बताइए कहाँ पे जनरली सामान्य तौर पर मतलब कहाँ पे जारी होता है, कहाँ पे सबसे फर्स्ट में बताइए इंक्लूड होती है। न्यूज़पेपर में होगा। देखिए बच्चा से मैं मांगा था स्टूडेंट से, वो अपना टिक मारा हुआ है। और क्या बुक्स में जारी होती है या स्कूल नोटिस बोर्ड में या कोर्ट के नोटिस बोर्ड में। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल जितने भी नोटिस आते हैं वो सब आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलेंगे। इसलिए क्वेश्चन 1 का ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 2 में। क्वेश्चंस 2 का जो क्वेश्चंस कह रही है कि व्हाट डज द नोटिस गिव टू रीडर, मतलब अगर कोई पढ़ रहा है तो पढ़ने वालों के लिए बताइए नोटिस क्या जारी करता है, क्या बताता है, क्या मतलब इसके बारे में इन्फॉर्म करता है। क्या ग्रीटिंग के बारे में बताता है, इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है, इन्विटेशन के बारे में बताता है, या ऑल ऑफ दीज, इन सभी के बारे में। तो ग्रीटिंग के बारे में तो है नहीं। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, और इनविटेशन का मतलब होता है जैसे आप किसी को निमंत्रण दे रहे हैं तो निमंत्रण के लिए तो होता नहीं है। ऑल ऑफ दीज तो होगा नहीं। देखिए बच्चा जो है ऑल ऑफ दीज पर टिक मारा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में इसका है नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन याद रखेगा। कोई भी अगर मान लीजिए नोटिस पढ़ रही है तो रीडर को याद रखेगा, इन्फॉर्मेशन बताने का काम करती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 यानी बी हो जाएगा। उसी के साथ अगर मैं बात कर दूं क्वेश्चन नंबर 3 का, तो यहाँ पे बोल दिया कि वी शुड नॉट इंक्लूड फिल इन द ब्लैंक्स इन रिपोर्ट राइटिंग। अगर हम रिपोर्ट लिखते हैं तो रिपोर्ट लिखते समय बताइए हम लोग किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बोल दिया कि नोट इंक्लूड नहीं करना चाहिए। क्या पर्सनल कमेंट करना चाहिए? तो पर्सनल कमेंट का मतलब होता है खुद से कमेंट करना। तो याद रखिएगा जब भी अगर रिपोर्ट लिखी जाती है तो उसमें हमेशा याद रखिएगा पर्सनल कमेंट नहीं होती है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस 4 ऑप्शन में से आप यहाँ पे देख सकते होंगे। इस पहला ऑप्शन है पर्सनल कमेंट, दूसरा है डाटा कलेक्टेड, तीसरा इन्फॉर्मेशन बाय विटनेस, चौथा नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बाय विटनेस का मतलब होता है कि कोई मान लीजिए आंखों देखा हाल, जो देखा घटना पर, जो मान लीजिए जिस स्पॉट पर घटना घटा वो उसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, बात सही है। जो डाटा कलेक्ट होता है वो बात सही है, लेकिन पर्सनल कमेंट जो होता है याद रखिएगा इसमें इंक्लूड नहीं की जाती है। इसलिए आपका आंसर जो होगा वो आपका ए होगा, थर्ड का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 4 में। 4 में क्या कह रहा है क्वेश्चंस? क्वेश्चंस नंबर 4 कह रहा है कि विच वन इज द कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। इसमें से बोल रहा है 4 आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में से बताइए आर्टिकल राइटिंग का कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा पार्ट्स है। क्या ग्रीटिंग द ऑडियंस, क्या अगर मान लीजिए हम कोई आर्टिकल लिखते हैं तो क्या जितने भी ऑडियंस होते हैं क्या उन सभी को ग्रीटिंग करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। सैल्यूटेशन करते हैं, क्या अभिवादन करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। हेडिंग और टाइटल उसमें इंक्लूड किया जाता है, न कि लास्ट में ऑडियंस को हम थैंकफुल बोलते हैं, ऐसा नहीं। आर्टिकल में ऐसा नहीं होता। तो बोल दिया कि विच वन इज द कंपोनेंट। इस आर्टिकल में चारों ऑप्शन में से कौन सा कंपोनेंट होती है? तो देखिए लड़का सही मरा हुआ है, देखिए हेडिंग एंड टाइटल होता है आर्टिकल में। याद रखिएगा मैं आपको बताया था कि ऊपर सबसे फर्स्ट में हेड टाइटल रहेगा, इसके बाद हेडिंग रहेगा, सब हेडिंग। इस तरीका से आप नोट मेकिंग जैसा इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, जो 5th क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ। फॉर्मल लेटर बताइए किससे स्टार्ट होता है? तो मैं आपको बताया था 2 टाइप्स के लेटर होते हैं। मैं आपको बताया था कि लेटर जो होते हैं 2 टाइप्स के होता है। एक होता है फॉर्मल, याद रखिएगा, और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। एक फॉर्मल लेटर होता है, इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर याद रखिएगा वो ऑफिस के लिए, और इनफॉर्मल जो होता है याद रहेगा किथ एंड किड्स के लिए। बताया था आप लोगों को, किथ एंड किन, किथ एंड किन के लिए, सगे संबंधी के लिए होती है। तो फॉर्मल लेटर में याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ दिया हम लोग से कि फॉर्मल लेटर स्टार्ट होता है किस चीज से स्टार्ट होता है। तो लेटर अगर स्टार्ट होती है तो हमेशा याद रखेगा सबसे फर्स्ट में सेंडर का एड्रेस होता है। याद रखेगा हमेशा सेंडर के एड्रेस के बाद फिर जस्ट हम बताए होंगे आप लोगों को डेट होती है। डेट के बाद फिर क्या होता है? रिसीवर का एड्रेस होता है। अगर मान लीजिए लेटर टू एडिटर है तो यहाँ पे लेटर का बोलते हैं टू एडिटर हो जाएगा। तो इस तरीका से सबसे फर्स्ट में आपका आंसर जो होगा वो याद रहेगा हमेशा क्या होती है? सेंडर का एड्रेस होता है, न कि डेट, न कि रिसीवर का एड्रेस, न कि सब्जेक्ट। इसका आंसर आपका बी नंबर, 5th का बी नंबर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन। देखिए जानते हैं क्वेश्चन जो है याद रखेगा, ये आप पढ़े होंगे पोयम है और काउंट अप टू 12 पढ़े होंगे, वहाँ पे बताया गया था कि मैं 12 तक गिनूंगा और आप सभी लोग शांत हो जाइएगा। यानी कि समझिए शांत रहने के फायदा के बारे में बताया गया था कि हम किस प्रकार के, समझिए अगर शांत रहेंगे तो हमें किस प्रकार के पॉजिटिव थिंकिंग मिलेगी, हमें क्या बोलते हैं नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड के अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पे बोल दिया कि फिशरमैन, बताइए फिशरमैन जो मछली पकड़ने वाले हैं बताइए किसको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो नोट हार्म द व्हेल्स, जो व्हेल्स मछली होती है उसको हार्म नहीं पहुंचाएंगे। न कि याद रखिएगा समुद्र के अंदर, न कि क्या बोलते हैं टू बी स्टील, न कि टू कैच स्मॉल फिशेस। ये आपको याद रहेगा, जब पोयम पढ़े होंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था नोट टू हार्म द व्हेल। इसे आग्रह किया गया था फिशरमैन से कि नोट टू हार्म द व्हेल। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 7 का जो आंसर है उसको देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि व्हाट डिड कमला दास से टू हर मदर। मतलब कमला दास जो है ये आपका पोयम है माई मदर एट 66 का, आप पढ़े होंगे। और माई मदर एट 66 के पोयम के जो पोएट है वो कमला दास थी, जो अपने मम्मी से अलविदा होती है लास्ट में एयरपोर्ट के पास। तो अपने मम्मी से क्या कहती है, गुड बाय कहती है, गुड मॉर्निंग कहती है, गुड नाइट कहती है, या सी यू सून अम्मा कहती है। तो लास्ट में एयरपोर्ट के पास सी यू सून अम्मा कहती है ना कि अम्मा हम जल्दी मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 8 का बोल दिया कि व्हाट ब्लोट्स द मैप ऑफ द स्लम चिल्ड्रेन। स्लम चिल्ड्रेन के लिए बताइए मैप जो है किस प्रकार का ब्लोट करता है। गार्बेज को करता है, ब्लॉकेज को करता है, स्टोन इन द स्ट्रीट को करता है, डर्टी स्लम को करता है। तो याद रखिए डर्टी स्लम को, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं ना, बहुत ही गंदा था, बहुत ही झुग्गी झोपड़ी में एक तरह से बोले तो बेहतर तरीका से उसका कॉन्टेंशन नहीं किया गया था। तो आपका आंसर नंबर जो होगा आपका डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रही है कि व्हाई वाज द रोड साइड स्टैंड बिल्ड। आखिर जो रोड के बगल में जो पड़ाव लगे हुए थे वो बताइए आखिर क्यों बने हुए थे। जितने भी जो व्यक्ति होते हैं जो रोड के बगल में अपना पड़ाव लगा चुके होते हैं वो बताइए वो किस लिए बताइए पड़ाव लगाते हैं। सो दैट पीपल कैन वेट देयर, ताकि लोग वहाँ पे जाकर के रुक सके, या बस स्टॉप को रुकने के लिए, या पैसा कमाने के लिए। देखिए बात सही है, लड़का सही मारा हुआ है ऑप्शन इसका, न कि ट्रैवलर को हेल्प करने के लिए। उन लोग आंसर आपका होगा टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग 10 में। 10 तो हो गया कि नहीं हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे हम लोग। फ्रेंड लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट। मतलब बताइए अगर मान लीजिए सपोजेड अगर स्कूल को स्किप कर जाता अगर मान लीजिए फ्रेंड, तो बताइए उसको क्या अवसर था, क्या जाके करता हुआ। क्या बताइए वो मिल में काम करता? बिल्कुल नहीं। मिल में काम करने के लिए पेरेंट्स के बताया गया था, क्योंकि टीचर अहमद साहब बता रहे थे कि अगर मान लो तुम्हारे स्कूल में नहीं आते हो, तुम्हारा माता पिता चाह रहे थे कि तुम स्कूल नहीं आओ और जाकर के मिल में काम करो। कलेक्ट्स द बर्ड, लड़का सही आंसर मारा हुआ है। और गो फिशिंग और जो वाटर प्लांट जो था वो दोनों हमेशा याद रहेगा टीचर अहमद साहब जो थे वो हमेशा काम करने के लिए बोलते थे फ्रेंच को। बाकी आपका आंसर क्या हो जाएगा, कलेक्ट बर्ड्स एग, ये अपने से इसका अपॉर्चुनिटी था। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग अब 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रही है कि रैग पिकर्स, ये आपका स्टोरी जो है आपका सेकेंड चैप्टर का है, लॉस्ट ऑफ ए स्टोलन चाइल्डहुड के बारे में आपका दिया हुआ है। रैग पिकर्स जितने भी कूड़ा करकट बीनने वाले जो लोग जो थे, हैव नो आइडेंटिटी, उनके पास कोई पहचान नहीं था। बट दे हैव, उनके पास क्या थी? क्या उनके पास परमिट थी? बिल्कुल नहीं। क्या उनके पास पासपोर्ट था? बिल्कुल नहीं। उनके पास राशन कार्ड था, न कि लाइसेंस। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में अगर मैं बात कर दूं तो यहाँ पे जिक्र किया गया है कि मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली। बताइए मुकेश बताइए किस फैमिली से बिलोंग करता था। क्या उसके फैमिली जो थे फार्मर थे? बिल्कुल नहीं। क्या उसके फैमिली जो था कूड़ा करकट बीनता था? बिल्कुल नहीं। कूड़ा करकट तो साहेब बीनता था। बेंगल्स मेकर थे? बिल्कुल बात सही है, बेंगल मेकर्स थे, क्योंकि जो फिरोजाबाद जो शहर है बेंगल्स मेकर्स के लिए प्रसिद्ध है। कि मोटर मैकेनिक्स थे? नहीं। इसके फैमिली के बारे में पूछा हुआ था, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, बेंगल मेकर उसके पूरा फैमिली थे, उसका पूरा परिवार थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में अगर मैं बात कर दूं तो एक क्वेश्चन बोल दिया कि विच प्रोग्राम वाज द ऑथर अ पार्ट ऑफ। डायरेक्टली तो इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन जो बच्चा अगर स्टोरी पढ़ा होगा तो जानते हैं, ए स्टोरी द स्टूडेंट ऑन आइस,
ये आपका चैप्टर है सेकेंड बुक में, और उसमें याद रहेगा बताया गया कि प्रोग्राम जो था वो बताइए किस पार्ट्स का हिस्सा था। तो याद रखिएगा स्टूडेंट ऑन आइस जो था आपका चैप्टर था, और इसी का याद रखिएगा पार्ट्स था ना, ये प्रोग्राम लिखा गया था। आगे बाकी आपका आंसर तो आपका सी होगा, बाकी आगे देख लीजिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल दिया कि व्हाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम जापानीज। देखिए बहुत ही डीपली क्वेश्चन दे दिया है कि व्हाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानी, हु सेड दिस। इस प्रकार के वर्ड किसने बोला कि बताइए हम लोग क्यों जापानी से आखिर अलग क्यों है। तो ये वर्ड याद रखिएगा, हन्ना बोली थी, न कि सर्वेंट बोला था, बिल्कुल नहीं बोला था। जनरल तो बोला ही नहीं था, सदाओ नहीं बोले थे, हन्ना बोली थी। क्योंकि हन्ना जितने भी जो सर्वेंट वगैरह जो थे उनसे बोल दिया गया था कि आप लोग जा करके उसको अपने से उस वाइट मैन को साफ कीजिए, लेकिन वो लोग बोलता है कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं दोस्त दूर ही नहीं बन सकता हूँ। इसलिए हन्ना बोले कि आखिर बताइए हम लोग भी तो जापानी है, बाकी बहुत सारे पर्सन है, वो जापानी आखिर क्यों नहीं है। तो इस तरीका का वर्ड जो है वो हन्ना बोली थी। आपका आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए क्वेश्चन नंबर आप अब आते हैं हम लोग 15 में। 15 में क्या क्वेश्चन कह रहा है, ज़्यादा समय तो नहीं लेंगे, लेकिन इसको जल्दी जल्दी आप लोगों को मैं बता दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा इसको। व्हाट ए काइंड ऑफ द एटमोस्फियर डज द अंटार्कटिका है, मतलब जो अंटार्कटिका है उसके पास किस प्रकार के एटमोस्फियर है। क्या कोल्डेस्ट प्लेस है, बिल्कुल सही है। ड्राइस्ट प्लेस है, बिल्कुल सही है। विंडिस्ट भी है, हवा भी बहती है, बात सही है। ऑल ऑफ दिस सब सही होगा इसका आंसर, यानी 15 का डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में अगर मैं बात कर दूं तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कि अमेरिकन सोल्जर हैड बीन, जो अमेरिकन सोल्जर जो था बताइए हैड बीन क्या स्टैबेड था, शॉट किया गया था, बीट किया गया था, या स्लैप्ड हार्ड था। तो याद रखिएगा जो अमेरिकन सोल्जर जो था उसको शूट किया गया, गोली लगी थी उसको। तो आपका आंसर जो होगा वो आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसमें है हु वाज चार्लीज वाइफ। ये आपका जो क्वेश्चन जो है ना वो आपका सेकेंड बुक से दिया हुआ है, थर्ड लेवल से। इसमें लिखा हुआ है कि चार्ली की वाइफ कौन थी। चार्ली की वाइफ बताइए क्या कौन थी, साइकियाट्रिस्ट थी, या वोमेन्स विथ ब्राइट अप थी, या वोमेन एट द थर्ड लेवल, या लुइसा थी। तो याद रखिएगा लुइसा थी। आपका आंसर जो है डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल दिया कि हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही रेडिक्यूलेट द एस्ट्रोलॉगर। बताइए मजाक उड़ाया था। प्रिंस उस समय किस उम्र का था, मतलब आप क्वेश्चन जो है द टाइगर किंग के बारे में स्टोरी है, सेकेंड बुक का ही याद रखिएगा, टाइगर किंग के बारे में स्टोरी है। और जब प्रिंस जो था वो 10 डेज के था तो उस समय याद रखिएगा वो लड़का जो था बहुत बोलना शुरू कर दिया था। सभी लोग जितने भी पर्सन जो थे देख करके वंडरफुल हो गए थे कि आखिर क्या ऐसा हुआ। तब एस्ट्रोलॉगर को बुलाया गया था, ज्योतिषी को बुलाया गया था। तो वही ज्योतिषी बोलता है कि बड़ा लड़का होकर के क्या बोलते हैं इसको बुल नक्षत्र में जन्म हुआ है। इस सब के स्टोरी में आपको बता दिया था। तो याद रखिएगा कितना उसका उम्र था हो रहा था उस समय, तो बताया गया है आंसर याद रखिएगा 10 डेज का, ऑप्शन नंबर ए। ना कि 3 ईयर्स, ना कि 10 ईयर्स, ना कि 12 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात कर दूं 18 का तो हाँ 18 तो हो गया। 19 के बारे में अगर मैं बात कर दूं क्वेश्चन आंसर का तो देखते हैं क्या कह रहा है। बोले कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज रोजर्स मदर इन जोज ओपिनियन। जो कौन थी, तो याद रहेगा लड़की थी, डाउटर थी जैक का। क्या बताइए जो के अनुसार बताइए रोजर जो सॉरी रोजर्स के जो मदर जो थी जो के अनुसार कैसी थी। वाइज बुद्धिमान थी, बिल्कुल नहीं थी यार। प्लीजिंग थी, बिल्कुल नहीं थी। विकेड एंड स्टूपिड थी, हाँ बिल्कुल थी। वो बोल रही थी कि उसके अनुसार जो के अनुसार उसकी मम्मी जो थी वो स्टूपिड थी। वो क्या बोलते हैं उसके जो रोज का जो स्मेल जो था उसको चेंज नहीं करना चाहिए था, तो उसके अकॉर्डिंग याद रहेगा स्टूपिड थी। तो आपका आंसर जो होगा वो सी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में। सॉरी थोड़ा खांसी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। क्या कह दिया क्वेश्चन नंबर 20 जी। विच स्टोरी डिड मिस्टर लैम नरेटेड टू डेरी। याद रखिएगा जो मिस्टर लैम जो था वो लैम्मी लैम था, और क्या बोलते हैं डेरी को जो उसका फेस जला हुआ था उसको बताइए किस प्रकार के स्टोरी को बताता है। क्या बताइए सिंड्रेला के बारे में बताता है, बिल्कुल नहीं बताता है। सिंड्रेला जो है एक प्रकार का जंगली जानवरों के बारे में स्टोरी होता है। क्या स्नोमैन के बारे में बताता है, बिल्कुल नहीं। ड्वार्फ मैन के बारे में बताता है, बिल्कुल नहीं बताता है। ब्यूटी एंड बीस्ट के बारे में, हाँ बात सही है, ब्यूटी एंड बीस्ट के बारे में बताता है। बोलता है कि सुंदर वो व्यक्ति नहीं है जो सुंदर दिखे, सुंदर वो व्यक्ति होता है जो सुंदर काम करे। तो यानी याद रखिएगा ब्यूटी एंड बीस्ट के बारे में बताया हुआ था। तो आपका आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा डी नंबर। ये लड़का जो है सी मरा हुआ है, गलत थोड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 21 में। 21 का क्वेश्चंस क्या करी है, बोल दिया क्वेश्चंस कि व्हाट प्रॉब्लम वाज फेस्ड बाय द चंपारण इंडिगो शेयर क्रॉपर।
चंपारण के अंदर रहने वाले जितने भी शेयर क्रोपर थे, जितने भी बटाईदार लोग जो थे, बताइए किस प्रकार के प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे? क्या बताइए वो पॉवर्टी को फेस कर रहे थे? क्या बताइए वर्क फोर्स टू ग्रो इंडिगो, उन लोगों को बताइए जबरदस्ती फोर्स किया जा रहा था इंडिगो को उगाने के लिए। अनेबल टू राइज वॉइस या इलिटरेसी से, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका आंसर जो है वर्क फोर्स टू ग्रो इंडिगो, जबरदस्ती उन लोगों को बोला जा रहा था कि आप लोग को इंडिगो की खेती करना है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बाद आपका आ जाएगा 22। उसी से क्वेश्चन है जो चैप्टर जो था याद रहेगा इंडिगो चैप्टर, आप चैप्टर 5 पढ़े होंगे सभी लोग। चैप्टर 5 का ही क्वेश्चन है। राजकुमार शुक्ला कौन थे? तो राजकुमार शुक्ला जो थे एक शेयर क्रोपर थे, एक बटाईदार थे, न कि पॉलिटिशियन थे, न कि डेलीगेट्स थे, न कि लैंडलॉर्ड थे, वो एक शेयर क्रोपर थे। राजनीतिक भी नहीं थे, प्रतिनिधि भी नहीं थे, और जमींदार तो ऑलरेडी थे नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं हम लोग। अब 23 बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि मेकअप रूम लुक्ड लाइक। चलिए आप यानी कि पोएट एंड पैनकेक्स पढ़े होंगे चैप्टर, यानी कि फ्लेमिंगो बुक का ही स्टोरी है या चैप्टर शायद 6 है। मेकअप जो रूम जो था किसके जैसा दिखाई देता था? क्या ब्यूटीफुल रूम, क्या मेजी रूम, या हेयर कटिंग सैलून का? बिल्कुल सही जवाब, हेयर कटिंग सैलून के जैसा दिखता था ना। यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। 24 में क्वेश्चन कर रहा है कि द बॉयज इन द मेकअप रूम वाज जिलियस ऑफ होम। मतलब कि द बॉय इन द मेकअप रूम वाज जिलियस ऑफ होम। क्या एक्टर? बिल्कुल नहीं। ऑथर? बिल्कुल नहीं। विजिटर? बिल्कुल नहीं। सुबुज सक्सेट एंड इन द क्लोजनेस टू द बॉस। बात सही है। सुप्पू जो था वो क्या बोलते हैं, बॉस के सबसे नज़दीकी आदमी था, इसलिए समझिए कि वो मास्टर भी था और एक तरह से सेकंड बॉस था उस जेमिनी स्टूडियो का। आप पढ़े होंगे क्या बोलते हैं पोएट एंड के पैक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन बोल दिया कि सोफीज के बेस्ट फ्रेंड कौन थी? तो याद रहे गोइंग प्लेसेस का आपका स्टोरी है। सोफी के बेस्ट फ्रेंड जो थी, क्या डेरेक था? बिल्कुल नहीं, वो तो उसका भाई था। जोब था, उसका भाई था। जेंसी थी, बिल्कुल सही। डैनी तो याद रखेगा स्टार फुटबॉलर था, कहाँ का? आयरलैंड का, पढ़े होंगे आप लोग। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा जेंसी। जेंसी जो थी याद रखेगा उसका बेस्ट फ्रेंड थी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल्स इज सोफी? सोफी बताइए किस प्रकार गर्ल थी? सभी को बताया गया था। सोफी याद रखेगा दिन में स्वप्न देखने वाली लड़की थी, बताया गया था सभी लोग को। डे ड्रीमर गर्ल थी, नॉटी गर्ल नहीं थी, रियलिस्टिक नहीं थी, याद रखेगा डे ड्रीमर गर्ल थी ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 27 के बाद आएंगे हम लोग 26 के बाद 27 में। 27 में क्वेश्चन कह दिया बामा वाज एन। बामा बताइए, ये आप पढ़े होंगे क्या बोलते हैं जो सबसे लास्ट जो चैप्टर था आपका फ्लेमिंगो बुक का, बामा और क्या बोलते हैं जितकला शाह के बारे में जो स्टोरी बताई गई थी। बामा क्या थी? बंगाली राइटर थी? बिल्कुल नहीं। तमिल राइटर थी? बिल्कुल सही, तमिल राइटर थी। दलित परिवार से बिलोंग करती थी, न कि एनआरआई थी, न कि पॉलिटिशियन थी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तमिल राइटर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। द लेसन मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, जो मेमोरी ऑफ जो चाइल्डहुड जो है वो क्या बताइए फेबेबल है? बिल्कुल नहीं था। लेजेंड के बारे में था? बिल्कुल नहीं था। ऑटोबायोग्राफी सही है, मतलब जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया, बामा के बारे में बताया, जितकला शाह के बारे में बताया, ये बिल्कुल ऑटोबायोग्राफी था, मतलब अपने पर ये लिखा हुआ एक स्टोरी था। तो यह ऑटोबायोग्राफी था, न कि स्टोरी था, फेरी टेल। क्वेश्चन नंबर आप आते हैं हम डायरेक्टली 29 में। 29 क्वेश्चन कर रहा है कि हु इज द राइटर ऑफ द नोवेल द नेम ऑफ द रोज। यानी ये भी क्वेश्चन जो दिया हुआ है पोएट एंड पैनकेक्स का ही क्वेश्चन है, चैप्टर 6 का फ्लेमिंगो बुक का। क्या बताइए जो नेम ऑफ द रोज जो थे उसके राइटर कौन थे? क्रिस्टोफर? बिल्कुल नहीं। मुकुंद थे? नहीं, मुकुंद तो नहीं थे। अंबर्टी को साहब जो थे, नहीं सॉरी यार, पोएट एंड पैनकेक का नहीं है स्टोरी, ये आपका स्टोरी जो है ना इंटरव्यू का है, माफ कीजिएगा, इंटरव्यू का ही आपका स्टोरी है। और इंटरव्यू का ही याद रहेगा, अंबर्टी को साहब जो थे वो नेम ऑफ द रोज जो थे लिखे हुए थे, बहुत मिलियन कॉपी इनका बिका हुआ था। आपका आंसर आपका हो जाएगा 29 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में हम आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है, बताइए पैनकेक। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आप सब बहुत सारे बच्चे पढ़े हुए थे, बता दिए होंगे। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम। बताइए पैनकेक, बताइए इसका ब्रांड नेम क्या था? मेकअप मटेरियल? हाँ सही है। केक तो नहीं था, क्रॉकरी भी नहीं था, बेकिंग पाउडर नहीं था, आपका मेकअप मटेरियल का था। तो इस तरीका से आप लोग इसका आंसर आप मिला लिए होंगे अपने से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। धन्यवाद।